घोड़े की पीठ खाली थी, गोरा ज़मीन पर था और थैला उसके ऊपर। दूसरे गोरे ने, जो करीब था और पहले बौखला गया था, बिदकते हुए घोड़े को रोका और धड़ाधड़ फायर शुरू कर दिए। इसके बाद जो कुछ हुआ मुझे मालूम नहीं। मैं वहाँ फव्वारे के पास बेहोश होकर गिर पड़ा। भाईजान, जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में था। चंद पहचान के आदमी मुझे वहाँ से उठा लाए थे। उनकी ज़बानी मालूम हुआ कि पुल पर से गोलियां खाकर हुजूम उग्र हो गया था। नतीजा इसका ये हुआ कि मलिका के बुत को तोड़ने की कोशिश की गई, टाउन हॉल और 3 बैंकों को आग लगी और 5 या 6 यूरोपियन मारे गए। खूब लूट मची। लूट खसोट का अंग्रेज़ अफसरों को इतना ख्याल नहीं था। 5 या 6 यूरोपियन हलाक हुए थे। इसका बदला लेने के लिए ही जलियांवाला बाग का खूनी हादसा हुआ। डिप्टी कमिश्नर बहादुर ने शहर की बागडोर जनरल डावर से सपुर्द कर दी। चुनाचे जनरल साहिब ने 12 अप्रैल को फौजियों के साथ शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में मार्च किया और दर्जनों बेगुनाह आदमी गिरफ्तार हुए। 13 को जलियांवाला बाग में जलसा हुआ। करीब 25,000 का मजमा था। शाम के करीब जनरल डावर मुसल्लह गोरों और सिखों के साथ वहाँ पहुँचा और निहत्थे आदमियों पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। उस वक्त तो किसी को इसका ठीक अंदाज़ा नहीं था कि कितने आदमी मारे गए हैं, लेकिन बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि 1,000 हलाक हुए हैं और 3 या 4,000 के करीब ज़ख्मी। लेकिन मैं थैले की बात कर रहा था। भाईजान, आंखों देखी आपको बता चुका हूँ, बेऐब ज़ात खुदा की है। मरहूम में चारों ऐब शरई थे। एक पेशा तवायब के वतन से था मगर जियाला था। मैं अब यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस मलऊन गोरे की पहली गोली भी उसको लगी थी। आवाज़ सुनकर उसने जब पलट कर अपने साथियों की तरफ देखा था और उन्हें हौसला दिलाया था, तब जोश की हालत में उसको मालूम नहीं हुआ था कि उसकी छाती में गर्म गर्म शीशा उतर चुका है। दूसरी गोली उसके पीठ में लगी, तीसरी फिर सीने में। मैंने देखा नहीं, पर सुना है जब थैले की लाश गोरे से जुदा की गई तो उसके दोनों हाथ उसकी गर्दन में इस बुरी तरह से पैवस्त थे कि अलहदा ही नहीं होते थे। गोरा तब जहन्नुम में जा चुका था। दूसरे रोज़ जब थैले की लाश कफन दफन के लिए उसके घर वालों से सुपुर्द की गई तो उसका बदन गोलियों से छलनी हो रहा था। दूसरे गोरे ने तो अपना पूरा पिस्तौल ही उस पर खाली कर दिया था। मेरा ख्याल है उस वक्त मरहूम की रूह कफस ए उनसुरी से परवाज़ कर चुकी थी। इस शैतान के बच्चे ने सिर्फ उसके मुर्दा जिस्म पर चांद मारी की थी। कहते हैं जब थैले की लाश मोहल्ले में पहुंची तो कोहराम मच गया। अपनी बिरादरी में वो इतना मकबूल नहीं था, लेकिन उसकी कीमा लाश देखकर सब धाड़े मार मार कर रोने लगे। उसकी बहनें शमशाद और अलमास तो बेहोश हो गईं। जब जनाजा उठा तो इन दोनों ने ऐसे बीन किए कि सुनने वाले लहू के आंसू रोते रहे। भाईजान, मैंने कहीं पढ़ा था कि फ्रांस में इनकलाब में पहली गोली वहाँ की एक टकआई को लगी थी। मरहूम मोहम्मद तुफैल एक तवाइफ का लड़का था। इनकलाब की इस जद्दोजहद में उसको जो पहली गोली लगी थी 10वीं थी या 50वीं, इसके मुताल्लिक किसी ने भी तहकीक नहीं की। शायद इसलिए कि सोसाइटी में इस गरीब का कोई रुतबा नहीं था। मैं तो समझता हूँ कि पंजाब में इस खूनी गुसल में नहाने वालों को फहरिस्त में थैले कंजर का नाम और निशान तक भी नहीं होगा। और ये भी कोई पता नहीं कि ऐसी कोई फहरिस्त तैयार भी हुई थी। सख्त हंगामी दिन थे। फौजी हुकूमत का दौर दौरा था। वो देव जिसे मार्शल लॉ कहते हैं शहर के गली गली कूचे कूचे में डकारता फिरता था। बहुत अफरा तफरी के आलम में उस गरीब को जल्दी जल्दी यूं दफन किया गया जैसे उसकी मौत उसके सौगवार अजीज़ों का एक संगीन जुर्म थी जिससे निशानात वो मिटा देना चाहते थे। बस भाईजान, थैला मर गया। थैला दफना दिया गया और ये कहकर मेरा हम सफ़र पहली मर्तबा कुछ कहते कहते रुका और खामोश हो गया। ट्रेन दंदनाती हुई जा रही थी। पटरियों की खटाखट ने ये कहना शुरू कर दिया, थैला मर गया, थैला दफना दिया गया, थैला मर गया, थैला दफना दिया गया। इस मरने और दफनाने के दरमियान
कोई फासला नहीं था। जैसे वो इधर मरा और उधर दफना दिया गया। और खटखट के साथ इन अल्फाज की हम आहंगी कुछ इस कदर जज्बात से आ रही थी कि मुझे अपने दिमाग से इन दोनों को जुदा करना पड़ा। चुनाचे मैंने अपने हमसफ़र से कहा, आप कुछ और भी सुनाने वाले थे? चौंक कर उसने मेरी तरफ देखा और बोला, जी हाँ, इस दास्तां का एक अफसोसनाक हिस्सा बाकी है। मैंने पूछा, वो क्या? उसने कहना शुरू किया, मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि थैले की 2 बहनें थीं, शमशाद और अलमास। बहुत खूबसूरत थीं। शमशाद लंबी थी, पतले पतले नक्श, गलाफी आँखें, ठुमरी बहुत खूब गाती थी। सुना है खां साहब फतह अली खां से तालीम लेती रही थी। दूसरी अलमास थी, उसके गले में सुर नहीं था, लेकिन नाचने में अपना सानी नहीं रखती थी। मुजरा करती थी तो ऐसा लगता था कि इसका अंग अंग बोल रहा है। हर भाव में एक घात होती थी। आंखों में वो जादू था जो हर एक के सर पर चढ़ के बोलता था। मेरे हमसफ़र ने तारीफ़ और तौसीफ़ में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लिया, मगर मैंने टोकना मुनासिब ना समझा। थोड़ी देर के बाद वो खुद इस लंबे चक्कर से निकला और दास्तां के अफसोनाक हिस्से की तरफ आया। किस्सा ये है भाईजान कि इन आफत की परकाला 2 बहनों के हुस्न ओ जमाल का जिक्र किसी खुशामदी ने फौजी अफसरों से कर दिया। बलवे में एक मेम, क्या नाम था उस चुड़ैल का, मिस शेरवुड मारी गई थी। तय ये हुआ कि उनको बुलवाया जाए और जी भर के इंतकाम लिया जाए। आप समझ गए ना भाईजान? मैंने कहा, जी हाँ। मेरे हमसफ़र ने एक आह भरी। ऐसे नाजुक मामलों में तवाइफ़ें और कस्बियाँ भी अपनी माएँ बहनें होती हैं, मगर भाईजान ये मुल्क अपनी इज़्ज़त व नामून को मेरा ख्याल है पहचानता ही नहीं। जब ऊपर से इलाके के थानेदार को ऑर्डर मिला तो वो फ़ौरन तैयार हो गया। चुनाचे वो खुद शमशान और अलमास के मकान पर गया और कहा कि साहब, लोगों ने याद किया है, वो तुम्हारा मुजरा सुनना चाहते हैं। भाई की कब्र की मिट्टी भी अभी तक खुशक नहीं हुई थी। अल्लाह को प्यारा हुए उस गरीब को सिर्फ 2 दिन हुए थे कि ये हाजिरी का हुक्म सादिर हुआ कि आओ हमारे हुजूर नाचो। अज़ियत का इससे बढ़कर पुरअज़ियत तरीक़ा क्या हो सकता है? मुस्तबैद तमस्खुर की ऐसी मिसाल मेरा ख़्याल है शायद ही कोई और मिल सके। क्या हुक्म देने वालों को इतना ख्याल भी ना आया कि तवाइफ भी गैरतमंद होती हैं? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? उसने अपने आप से सवाल किया, लेकिन मुखातिब वो मुझसे ही था। मैंने कहा, हाँ, हो सकती है। जी हाँ, थैला आखिर इनका भाई था। उसने किसी को मार खाने की लड़ाई भिड़ाई में अपनी जान नहीं दी थी। वो शराब पीकर दंगा फसाद करते हुए हलाक नहीं हुआ था। उसने वतन की राह में बड़े बहादुराना तरीके पर शहादत का जाम पिया था। वो एक तवाइफ के वतन से था, लेकिन वो तवाइफ माँ थी और शमशाद और अलमास उसी की बेटियाँ थीं, और ये थैले की बहनें थीं। तवाइफें बाद में थीं, और वो थैले की लाश देखकर बेहोश हो गई थी। जब उसका जनाजा उठा तो उन्होंने ऐसे बीन किए थे कि सुनकर आदमी लहू रोता था। मैंने पूछा, वो गई? मेरे हमसफ़र ने इसका जवाब थोड़े वक्फे के बाद उदासी से दिया, जी हाँ, जी हाँ, गई। खूब सच बनकर एकदम उनकी उदासी गहरी हो गई। 16 सिंगार करके अपने बुलाने वालों के पास गईं। कहते हैं कि खूब महफिल जमी। दोनों बहनों ने अपने जौहर दिखाए। ज़रक बरक पेशवाजों में मलबूस वो कोह ए काफ की परियां मालूम होती थीं। शराब के दौर चलते रहे और वो नाचती गाती रहीं। ये दोनों दौर चलते रहे, और कहते हैं कि रात के 2 बजे एक बड़े अफसर के इशारे पर महफिल बर्खास्त हुई। मेरा हमसफ़र उठ खड़ा हुआ और बाहर भागते हुए दरख्तों को देखने लगा। पहियों और पटरियों की आनी गड़गड़ाहट की ताल पर उसके आखिरी 2 लफ्ज़ नाचने लगे, बर्खास्त हुई, बर्खास्त हुई। मैंने अपने दिमाग में उन्हें आनी गड़गड़ाहट से नोचकर अलहदा करते हुए उससे पूछा, फिर क्या हुआ? भागते हुए दरख्तों और
खंभों से नजरें हटाकर उसने बड़े मजबूत लहजे में कहा। उन्होंने अपनी जरक बरक पिशवास ही नोच डाले और अलीफ नंगी हो गई और कहने लगी, लो देख लो, हम थैली की बहनें हैं, उस शहीद की, जिसके खूबसूरत जिस्म को तुमने सिर्फ इसलिए अपनी गोलियों से छलनी किया था कि उसमें वतन से मोहब्बत करने वाली रूह थी। हम उसी की खूबसूरत बहनें हैं। आओ, अपनी शहवत के गर्म गर्म लोहे से हमारा खुशबुओं में बसा हुआ जिस्म दागदार करो, मगर ऐसा करने से पहले सिर्फ हमें एक बार अपने मुंह पर थूक लेने दो। ये कहकर वो खामोश हो गया। कुछ इस तरह की और नहीं बोलेगा। मैंने फौरन ही पूछा, फिर क्या हुआ? उसकी आंखों में आंसू डबडबा आए। उनको गोली से उड़ा दिया गया। मैंने कुछ ना कहा। गाड़ी आहिस्ता होकर स्टेशन पर रुकी तो उसने कुली बुलाकर अपना असबाब उठवाया। जब जाने लगा तो मैंने उससे कहा, आपने जो दास्तां सुनाई इसका अंजाम मुझे आपका खुद साख्ता मालूम होता है। एकदम चौंक कर उसने मेरी तरफ देखा। यह आपने कैसे जाना? मैंने कहा, आपके लहजे में एक नाकाबिले बयां कर्ब था। मेरे हमसफ़र ने अपने हलक की तलखी थूक के साथ निगलते हुए कहा, जी हाँ। उन हराम, वो गाली देते देते रुक गया। उन्होंने अपने शहीद भाई के नाम पर बट्टा लगा दिया। ये कहकर वो प्लेटफॉर्म पर उतर गया। 11-12 अक्टूबर 1951 ईस्वी।